हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ का नया टॉपिक चलाते हैं और नया टॉपिक में आज हम चलाएंगे ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के अंदर जो हम सबसे पहले क्वेश्चन करने वाले हैं वो ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जितने भी हम क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड करेंगे वो सारे इस बुक के अंदर से करेंगे, क्योंकि ये YCT पब्लिकेशन की बुक है और इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे रेलवे के वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। और रेलवे के अंदर हमारे क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, या तो रिपीट हो जाएंगे या उसी फॉर्मेट पे आएंगे। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये मैथ के लिए ये बुक बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगी। आप ये बुक ले आइए, निकालिए, क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद होगी और इसी पूरी बुक को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज्योमेट्री का जो पोर्शन सोल्व कर रहे हैं इस बुक के अंदर से, उसमें हम सबसे पहले करेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो भी थ्योरम जिस भी क्वेश्चन में लगेगी मैं उसको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके साथ साथ हम ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअल में ट्रायंगल होता क्या है। तो कोई भी तीन साइड से घिरी हुई आकृति को हम ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। बात करते हैं त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज की। तो त्रिभुज की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि इसके तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। दूसरा, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करने लगे ट्रायंगल का कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रायंगल को हम दो प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो उसकी साइड के आधार पर और एक उसके एंगल के आधार पर, यानी कि भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। अगर बात करने लगे हम भुजा के आधार पर ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, तो भुजा के आधार पर ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब पहचान कैसे होगी समबाहु त्रिभुज कि कौन सा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा? तो ऐसा हर एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो उसको बोल देते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। जैसे कि मान लेते हैं इसकी ये साइड 5 है, ये साइड भी 5 है और ये साइड भी 5 है। इसकी तीनों साइड इक्वल है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख लेते हैं कि इसके तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो इसका एरिया हमेशा √3/4 a² होता है, जहां a क्या है? इसकी साइड है। अगर हम इसका एल्टीट्यूड निकालने लगे, लंब निकालने लगे, तो इसकी लंब की लंबाई हमेशा होती है √3/2a, जहां a क्या है? हमारी साइड है। और भी इससे रिलेटेड जो भी आगे अगर किसी क्वेश्चन में कोई थ्योरम आएगी तो मैं वहां पर वो बताता चलूंगा। यहाँ सिर्फ एक बेसिक सा इनका तीनों ट्रायंगलों का हम एक बेसिक सा यहाँ पर जो नॉलेज ले रहे हैं इनके बारे में, बस इतना। फर्स्ट टाइप का ट्रायंगल साइड के आधार पर, भुजा के आधार पर। सेकंड टाइप का ट्रायंगल क्या होगा? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में बराबर हो। मान लेते हैं ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये क्या है? 7। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में बराबर हो उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी जो इक्वल साइड होती हैं उनसे लगे हुए एंगल हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है। कहने का मतलब कि अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा? हमारा 60 डिग्री होगा। दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये 45 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री। साइड जो साइड इसकी इक्वल होती हैं उनसे लगे हुए ट्रायंगल भी हमेशा एंगल भी हमेशा इक्वल ही होते हैं। इस त्रिभुज को बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज हो जाता है हमारा साइड के आधार पर थर्ड, विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा अलग हों। ये 5, ये 7, ये 9, तीनों भुजा, तीनों साइड अलग अलग हैं। इस त्रिभुज को बोलते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जिस तरह से हमने साइड के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया है उसी तरह से एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला
न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण मतलब जिस त्रिभुज में नमक हो, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो। जैसे ये मान लेते हैं 80 डिग्री, ये मान लेते हैं 70 डिग्री और ये मान लेते हैं 30 डिग्री। तो तीनों एंगल क्या हो गए इसके 90 डिग्री से कम हो गए। तो अगर किसी ट्रायंगल में तीनों त्रिभुज यानी तीनों एंगल हमारे 90 डिग्री से कम है तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड टाइप का है हमारा समकोण त्रिभुज। बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं समकोण त्रिभुज के। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक एंगल इसमें हमेशा क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इसकी खासियत क्या है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ए बी और सी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि लंब का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर है। पाइथागोरस प्रमेय हमारी सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है और किसी ट्रायंगल में हमारी समकोण ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगने वाली। थर्ड टाइप का जो त्रिभुज होगा उसको बोल देंगे अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे मान लेते हैं ये 120 डिग्री हो जाए, ये 30 डिग्री हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब इन त्रिभुजों से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन या जो भी हमारी प्रमेय वगैरह जिस क्वेश्चन में लगेगी मैं उस प्रमेय को वहीं पे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा और क्वेश्चन लगाने शुरू करते हैं। बस यहाँ पर एक ब्रीफ हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई भी आकृति त्रिभुज कहलाएगी। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करने लगे तो दो तरह से कर सकते हैं, साइड के आधार पर और एंगल के आधार पर। साइड के आधार पर कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। एंगल के आधार पर कितने तरह के होते हैं, तीन ही तरह के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। अब लगाते हैं क्वेश्चन इसके। दोस्तों अब शुरू करते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला जो क्वेश्चन आंसर है बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन कहते हैं, जिसे एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके तीनों एंगल का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 1, 2 और 3। बोल रहा है कि इसकी जो मेजर नाप है वो 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। और हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा एंगल हमें बताइए कि क्या होगा। अब हमें पता है कि इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। हम जोड़ते हैं तो 3, 2 और 5 यानी 6 यूनिट आ गई। और 6 यूनिट की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो होनी कितनी चाहिए थी, 180 डिग्री। तो 6 यूनिट अगर 180 डिग्री के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, तो आप बोलोगे कि भाई 1 यूनिट आ जाएगी 180/6 यानी कि 30 डिग्री के। अगर 1 यूनिट 30 डिग्री के बराबर आई है तो हमें सबसे छोटा एंगल ही बताना है। तो सबसे छोटा क्या है हमारा, 1 यूनिट का ही तो है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई 30 यानी कि 30 डिग्री। और आपका जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर सही आएगा वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। इस तरह से बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन इजीली रूप से हम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी जो साइड दे रखी है वो कितने दे रखी है, 6√3। और हमसे इसकी हाइट पूछ रहा है कि इसकी हाइट बताइए क्या होगी। मैंने बताया शुरू में कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और उसकी हाइट अगर कोई पूछता है तो उसकी हाइट क्या होती है, √3/2 मल्टीप्लाई साइड। और साइड कितनी है, 6√3। 2 से काट देंगे 3
√3 3 और 3 की गुना होगी तो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो इसको तो आप रट कर ही रखिए कि अगर कोई हमारा समबाहु त्रिभुज है तो उसकी हाइट क्या होती है √3/2a। बात करने लगे उसके एरिया की, एरिया क्या होगा √3/4a²। अगर हमें ये निकालना भी है कि ये फॉर्मूला हाइट के लिए h बराबर हाइट के लिए √3/2a आया कहाँ से, तो उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। मैं कोई यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूँ और इसकी हर एक साइड क्या हो गई a हो गई, लेंथ कितनी हो गई a, और इसकी हाइट क्या मान लेते हैं h। अब इसमें एक बात हमेशा याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक विशेषता है कि इसके किसी भी शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर लंब खींचा जाए, लंब मतलब जो सामने वाली भुजा पर जाकर कितने डिग्री का कोण बना दे 90 डिग्री का कोण, जहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा उसे बोल देते हैं हम उसका लंब। तो एक लाइन यहाँ से खींच दी इसके शीर्ष से, जो सामने वाली भुजा पे क्या बना रही है लंब जाके बना रही है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखना कि जो ये लंब होता है सामने वाली रेखा को भी 2 बराबर भाग में तोड़ देता है। तो पूरी लंबाई कितनी है a, आधी लंबाई कितनी हो जाएगी a/2, और ये भी कितनी हो जाएगी a/2। अब बात करने लगे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में बच्चे आपको पता है कि एक प्रमेय लग जाती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और वो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि a² बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या हो गया a/2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर h², या ये हो जाएगा a² माइनस, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा a²/4, जब इसका स्क्वायर करेंगे बराबर h² के, यहाँ आ जाएगा 4 एकम 4 में से एक गया 3a² बराबर h² के। यहाँ से इसको हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, रूट से a² बाहर आ जाएगा बटे 4 से बाहर 2 आ जाएगा रूट, और √3 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा h। तो ये आ जाता है हमारा हाइट का फॉर्मूला कि अगर हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो उसका हाइट बराबर क्या हो जाएगी √3/2a, जहाँ a क्या है उसकी साइड। इस फॉर्मूला को आप याद ही कर लीजिए, डायरेक्ट रूप से ही आता है, क्वेश्चन इस पर आता है तो आपके याद होगा तो आप इजीली रूप से कर सकते हैं, नहीं भी याद होगा तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं हाइट। क्योंकि मैथ में जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो बहुत लंबे लंबे दे रखे हैं। अगर आप ये बुक लेके आओगे और इसके सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन दे रखे हैं, जबकि मैं इतने लंबे सॉल्यूशन आपको नहीं करवाने वाला। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशन आपको मैं इसके कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब ये पेरीमीटर क्या होता है, मान लेते हैं A, ये B और ये C। यहाँ दूसरा ट्रायंगल दे रखा है छोटा, और ये छोटा ट्रायंगल बना कैसे है कि इस बड़े ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट हैं उनको आपस में मिलाने से ये छोटा ट्रायंगल बन गया। और ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसका जो परिमाप दे रखा है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। बड़े त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और हमसे जो फाइंड आउट करवा रहा है छोटे त्रिभुज का परिमाप हमसे ज्ञात करवा रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ भाई एक प्रमेय लगती है जिस प्रमेय को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। जिस प्रमेय को क्या बोलते हैं थेल्स प्रमेय। अब ये थेल्स प्रमेय क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमें सिमिलरिटी पता होना चाहिए, समरूपता पता होना चाहिए कि त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। जब हमको त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पता चल जाएगा तो फिर हम थेल्स प्रमेय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि थेल्स प्रमेय क्या है। और एक बात और ध्यान देने वाली, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और वहाँ से अगर इस ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन आपका ट्रायंगल के अंदर से आता है तो बहुत उम्मीद होती है, ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका क्वेश्चन या तो थेल्स प्रमेय पर डिपेंड होगा या आपका क्वेश्चन सिमिलरिटी पर डिपेंड होगा। तो हमको सिमिलरिटी और थेल्स प्रमेय बहुत
ध्यान से पढ़नी है। इस क्वेश्चन के बाद मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सिमिलरिटी क्या होती है, उसके यूज क्या होते हैं, क्या वो हमारे क्वेश्चन बेनिफिट करते हैं क्वेश्चनों में। उसके बाद मैं आपको थेल्स प्रमेय बताऊंगा कि थेल्स प्रमेय क्या है। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा सिमिलरिटी और थेल्स प्रमेय। तो यहाँ पर अभी सिर्फ थेल्स प्रमेय के लिए आप इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि यदि कोई हमारा त्रिभुज है और उसके मिड पॉइंट को आपस में मिलाया जाता है, तो ये लाइन होती है, ये सामने वाली लाइन के यानी कि इस लाइन के पैरेलल होती है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, पैरेलल, समांतर हो जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। कब? जब इनको मिड पॉइंट से, इनके दोनों के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है। दूसरा, अगर इनके मिड पॉइंट को मिलाया जाता है तो इसकी जो लेंथ होती है इस पूरी लेंथ की आधी होती है, BC की आधी हो जाएगी। ये मान लेते हैं D, E और F मान लेते हैं। तो BC की आधी हो जाएगी DP, यानी कि BC अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर है। थेल्स प्रमेय में आप इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही समझ लीजिए। बताऊंगा पूरी की पूरी कि यदि किसी त्रिभुज के मिड पॉइंट को आपस में मिलाया जाता है तो ये लाइन इस तीसरी लाइन के समांतर होती है और इससे लंबाई में आधी होती है। तो यानी कि अगर इसकी लंबाई BC है तो इसकी आधी हो जाएगी BC/2। तो ये लेंथ है ये क्या हो जाएगी, BC/2। अब ये भी मिड पॉइंट है, ये मिलाए तो ये इस लाइन के पैरेलल हो जाएंगे और इस लाइन की आधी लंबाई हो जाएगी ये, और इस लाइन की लेंथ कितनी है, AC, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि AC/2। इसी तरह से ये भी मिड पॉइंट है, ये मिलाए तो ये इस लाइन के पैरेलल हो जाएंगे, और जब ये दोनों एक लाइन के पैरेलल हो जाएंगे तो इसकी जो लेंथ होगी इस लेंथ के आधी हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी है, AB, तो इसकी क्या हो जाएगी, AB की आधी, AB/2। अब हमें इसका परिमाप निकालना। परिमाप निकालने के लिए तीनों लेंथ को जोड़ देंगे आपस में। तो जब हम तीनों लेंथ को जोड़ेंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी, AB/2 प्लस BC/2 प्लस CA/2। परिमाप यही होता है, तीनों लेंथ जोड़ दी इसकी। 1/2 आ गया कॉमन, तो अंदर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, तीनों लेंथ। और ये तीनों लेंथ का जोड़ क्या है, बड़े त्रिभुज का परिमाप। और बड़े त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 24। तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 और इस पूरे के जगह क्या लिख देंगे, 24 काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो अंदर का ये त्रिभुज बना हुआ है इसका जो परिमाप आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ज्योमेट्री के अंदर, वो भी ट्रायंगल के अंदर, वो होती है हमारी सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या होती है, थेल्स प्रमेय क्या होती है, दोनों चीज़ें आपने अगर अच्छी तरह से समझ ली तो ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन आप कर दोगे। अब यहाँ आती है बात फायदे की, क्योंकि हम हैं भाई हिंदुस्तानी, हम कोई भी काम बिना फायदे के नहीं सोचते। अगर हमें किसी काम में कोई फायदा नज़र आता है तो ही हम उस काम को करते हैं, और अगर फायदा नज़र नहीं आता है तो हम उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो यहाँ भी पहली बात यह है कि हम थेल्स प्रमेय क्यों पढ़ें, हम सिमिलरिटी क्यों पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप थेल्स प्रमेय और सिमिलरिटी पढ़ लोगे तो जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको 2 से 3 सेकंड में आप इजी रूप से कर सकते हो। थेल्स प्रमेय और सिमिलरिटी को कैसे हम एक सवाल में यूज़ करते हैं, या एग्जामिनर कैसे उनके ऊपर घुमा फिराकर क्वेश्चन बनाता है, जो कि देखने में पता नहीं चलता है कि सिमिलरिटी या थेल्स प्रमेय इसमें लगेगी या नहीं लगेगी, कैसे उसको घुमाकर रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी सिमिलरिटी की सिमिलरिटी क्या होती है। 2 ट्रायंगल अगर हमें दे रखे हैं, 2 त्रिभुज अगर हमारे पास दिए हुए हैं, तो उनको ये देखना कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं 2 त्रिभुजों को कि ये एक दूसरे के समरूप हैं या नहीं है, सिमिलर हैं या नहीं है, तो वो चीज़ देखते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये मान लेते हैं और एक इससे बड़ा यहाँ पर ये मान लेते हैं, ये छोटू और ये लंबू। 2 ट्रायंगल हो गए भाई, एक छोटू एक लंबू। इसका नामकरण कर देते हैं, पंडित जी हम ही बन जाते हैं, ABC। इसका नामकरण कर देते हैं PQ और R। अब हमें ये देखना है
कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं या नहीं है। अगर ये समरूप हो गए फिर उससे हमें क्या बेनिफिट होगा वो बाद में बताएंगे। बेनिफिट क्या होगा, पहले ढूंढ तो लें कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं या नहीं है। तो दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान होती है उसके एंगल से, कोण से। कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में उनके दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। समरूप मतलब एक जैसा ही रूप है उनका, सम माने बराबर, रूप माने रूप, जिनका बिल्कुल एक ही जैसा रूप हो। वो अलग बात है, रूप एक जैसा होगा, लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन रूप एक ही जैसा होगा। मान लेते हैं यहां पर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इसको मान लेते हैं 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। तो हमने देखा कि दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज में दो एंगल आपस में बराबर हो गए। अगर दो त्रिभुजों में दो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इस तरह से कि एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा? एंगल पी के, और एंगल बी बराबर किसके हो जाएगा? एंगल क्यू के। अगर दो त्रिभुज में दो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम बोल देंगे कि ये त्रिभुज ABC समरूप होगा। इस चील का सा निशान बना देंगे, चील उड़ने का सा, ये समरूप का निशान है त्रिभुज PQR के। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो कोण अगर आपस में बराबर दिखा देंगे तो बोल देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो बात आती है, क्या सिर्फ एंगल देखकर ही बता सकते हैं कि ये समरूप है, साइड देखकर नहीं बता सकते? तो साइड देखकर भी हम बता सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं होंगे। साइड देखकर कैसे बताएंगे? मान लेते हैं ये साइड 5 है, नहीं, इसको मान लेते हैं 5 है, ये 3 है और ये 2 है, ये 8 है, ये 20 है और ये 12 है, ये साइड। और अब हमें एंगल नहीं दे रखे और हमें सिर्फ साइड दे दी, और हमें अब ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। एंगल हमें नहीं पता है, एंगल पता होती तो हम एंगल देखकर कर लेते, लेकिन यहाँ एंगल ना देकर क्या दे दी? हमें साइड दे दी, और हमसे पूछने लगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि समरूप हैं या नहीं है? तो उसके लिए इसकी ये साइड लीजिए, कितनी है भाई? 3। AB साइड कितनी है? 3। PQ साइड कितनी है? 12। रेशो निकालने लगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1:4। इस साइड का और इस साइड का रेशो कितना गया? 1:4। फिर ये रेशो कितना, ये साइड कितनी है? 2। ये साइड कितनी है? 8। रेशो निकालने गए तो 1:4। इस साइड का और इस साइड का रेशो क्या आ गया? 1:4। फिर इस साइड को देखने लगे, ये कितनी है? 5। ये साइड कितनी है? 20। रेशो निकालने लगे 1/4 यानी कि 1:4। हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में तीनों साइडों का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है। तो अगर किन्हीं दो त्रिभुज में तीनों साइडों का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है तो भी हम बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। यानी कि अगर किसी त्रिभुज में या तो दो एंगल आपस में बराबर हों, या फिर किसी दो त्रिभुज में AB/PQ बटे BC/QR बराबर AC/PR। यानी कि यदि किसी त्रिभुज में उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो भी हम बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो समरूप पहचानने के लिए दो चीज़ पता होनी चाहिए, या तो हम एंगल देख कर बता सकते हैं, दो एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे तो बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, या फिर उनके अगर साइड के रेशो आपस में बराबर हैं तो भी हम बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। अब चलो हमने पता लगा लिया कि भाई दो त्रिभुज समरूप हो गए, अब उसका हमें फायदा क्या होगा? तो उसका फायदा बताते हैं कि यदि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं तो पहला फायदा क्या होगा? फर्स्ट जो हमें उसका फायदा होगा क्या होगा कि इनके भुजाओं का अनुपात, मान लेते हैं इसकी भुजा AB/PQ, भुजाओं का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? इनकी मध्यिकाओं के बराबर। मध्यिका मतलब कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से एक लाइन खींच दी,
जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में तोड़ दे, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या हो जाए, बराबर। इसी तरह से ये त्रिभुज जो है एक लाइन खींच दी इस तरह से जो सामने वाली भुजा को दो बराबर में भाग में तोड़ दे, ये और ये लेंथ आपस में बराबर हो जाए। तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींची गई ऐसी लाइन जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में तोड़ दे उसको बोलते हैं उसकी मध्यिका। तो इसकी मध्यिका क्या हो जाएगी, यहाँ मान लेते हैं ABC, ये मान लेते हैं D, और ये PQR, और ये मान लेते हैं S। तो इस त्रिभुज की मध्यिका क्या हो जाएगी, AD, और इस त्रिभुज की मध्यिका क्या हो जाएगी, PS। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात उनकी मध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। आपको दे देगा कि दो त्रिभुज हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात दे देगा, भुजा दे देगा, ये मान लेते हैं भुजा की 3 12 ये दे रखी है, और कहेगा कि इस मध्यिका की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। इस मध्यिका की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और आपसे फाइंड आउट करवाएगा कि इस मध्यिका की लंबाई बताइए कि क्या होगी। तो इस मध्यिका की लंबाई क्या मान लेंगे हम, x। यहाँ रखेंगे AB कितना है, 3 बटे PQ कितना है, 12 बराबर AD कितना दे रखा है, 6 बटे PS हमें ज्ञात करना है, क्या मान रखा है, x। तो 3 दूनी 6 12 दूनी 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की जो मध्यिका होगी वो कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन बन के आते हैं कि दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात आपको दे देगा, और एक त्रिभुज की मध्यिका दे देगा और दूसरी त्रिभुज की मध्यिका आपसे पूछेगा। तो यदि दो त्रिभुज हमारे एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात उनकी मध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। बात आई समझ में। अब आप कहोगे कि भैया सिर्फ मध्यिकाओं के बराबर होता ना, और भी बहुत चीज है, परिमाप के भी बराबर होता है। त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप के भी बराबर होता है। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि दो त्रिभुज दे देगा आपको और उनकी भुजाओं का रेशो दे देगा। ये यहां से मैं खत्म कर देता हूं भैया। या तो आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, और अगर दे के नहीं रखेगा तो आपको वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप सिद्ध करने पड़ेंगे। और एक दूसरे के सिद्ध करने के लिए या तो दो एंगल आपको बराबर दिखाने पड़ेंगे या उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरह से देगा कि दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दे देगा, मान लेते हैं इनके अनुपात दे देगा यहाँ से इन भुजाओं का, कि ये दे देगा 4 और ये दे देगा 9, और इसका जो परिमाप है इस त्रिभुज का वो दे देगा आपको कि इसका परिमाप है मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप आपसे पूछेगा भाई इसका परिमाप क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात इनके परिमाप के अनुपात के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 4/9 बराबर परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप कितना दे रखा है 16 बटे इसका परिमाप हमें निकालना, क्या मान लेते हैं x। 4 चौक 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसका परिमाप क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर हमारे दो त्रिभुज समरूप हैं और हमें उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है, और फिर हमसे क्वेश्चन में कोई से भी त्रिभुज की एक मध्यिका दे दे, दूसरी मध्यिका पूछे तो बता सकते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप दे दे, दूसरे त्रिभुज का परिमाप पूछे तो बता सकते हैं। तीसरी चीज क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात AB बटे PQ, इनकी भुजाओं का अनुपात मध्यिकाओं के बराबर हो गया, मध्यिकाओं के अनुपात के बराबर हो गया, इनके त्रिभुजों के परिमाप के बराबर हो गया। तीसरी चीज इनके अंतःवर्त की त्रिज्याओं के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं इसके अंदर हमने कोई वर्त खींच दिया और ऐसे ही हमने इसके अंदर कोई वर्त खींच दिया, ठीक है ना। इस अंतःवर्त की त्रिज्या दे दी इसने 8 सेंटीमीटर, और इस अंतःवर्त की त्रिज्या हमसे पूछने लगे कि क्या होगा। तो अंतःवर्त की त्रिज्याओं के अनुपात के भी बराबर भुजाओं का अनुपात होगा। तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा 4/9
और अंतःवर्त इसकी कितनी दे रखी है 8, और इसकी हमें निकालनी है, क्या होगी x, तो 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो इस अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सिमिलरिटी पे हमारे क्वेश्चन आते हैं कि दो त्रिभुजों को या तो हम खुद सिमिलर दिखाएंगे, या क्वेश्चन में आपको सिमिलर दे के रखेगा, उनकी भुजाओं का अनुपात आपको दे के रखेगा, एक मध्यिका दे के रखेगा, या एक परिमाप दे के रखेगा, या एक अंतःवर्त की त्रिज्या दे के रखेगा, या एक बाह्यवर्त की त्रिज्या दे के रखेगा, और आपसे क्वेश्चन कराएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन उसको इजीली रूप से कर सकते हैं। पहला बेनिफिट क्या हुआ, ये हो गया हमारा कि त्रिभुज को, किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के बाद हम उसके इजीली जो मध्यिका निकाल सकते हैं, इजीली परिमाप निकाल सकते हैं, इजीली अंतःत्रिज्या निकाल सकते हैं, इजीली बाह्य त्रिज्या निकाल सकते हैं। दूसरा फायदा क्या होगा, दूसरा फायदा होगा इसका एरिया निकालने में। दूसरा फायदा होगा इसका एरिया निकालने में कि यदि हमारे दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो हम उनका एरिया इजीली रूप से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। कि यदि हमारे दो त्रिभुज हैं तो उनकी भुजाओं का रेशो जो होगा, इसको मैं मान लेता हूं अभी थोड़ी देर के लिए 5, ये भुजा 4 दे देंगे, ये भुजा 5 दे देंगे, तो भुजाओं का जो वर्ग होगा AB बटे PQ, इसका जो वर्ग होगा वो त्रिभुजों के क्षेत्र, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR के बराबर होगा। मतलब कहने का क्या है, मतलब क्वेश्चन आपको इस तरह से देगा कि दो त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है 4 और 5। पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे देगा मान लेंगे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे वाले का आपसे पूछेगा कि दूसरे वाले का आंसर क्षेत्रफल आप हमें बताइए। तो रखेंगे, हमें पता है कि AB बटे PQ का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर। AB कितना दे रखा है 4 बटे PQ कितना दे रखा है 5, और इनका जो होल स्क्वायर होगा वो इनके एरिया के बराबर होगा। इसका एरिया कितना दे रखा है 32, और इसका एरिया क्या मान लेंगे हम x, यानी कि 16 बटे 25 बराबर क्या हो जाएगा 32 बटे x, 16 दूनी 32, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम बता देंगे कि इस वाले त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी कि अगर दो त्रिभुज हमारे सिमिलर हैं तो उनकी सहायता से हम, उनके साइड के रेशो की सहायता से हम उनके परिमाप निकाल सकते हैं, उनकी मध्यिका निकाल सकते हैं, उनके अंतःवर्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, बाह्यवर्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, उनके साइड का स्क्वायर करके हम उनके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इस पर भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं। और दो ट्रायंगल हमारे समरूप हैं या नहीं है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, या तो दो उनके अंदर दो एंगल इक्वल होंगे, या फिर उनकी साइड का जो रेशो है वो आपस में बराबर होगा। तो यदि साइड का रेशो आपस में बराबर है तो भी वो दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, यदि दो एंगल उनमें आपस में बराबर हैं तो भी वो एक दूसरे के समरूप हैं। और अगर एक बार समरूप हो गए तो बात बन गई, फिर हम उनका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, हम उनका परिमाप भी निकाल सकते हैं, हम अंतःवर्त की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, बाह्यवर्त की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, मध्यिका की लंबाई भी निकाल सकते हैं, लंब केंद्र की भी लंबाई निकाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो समझ में आया बेनिफिट क्या हुआ सिमिलरिटी पढ़ने का। अब आती है बात थेल्स प्रमेय की, क्योंकि जो तीसरा क्वेश्चन था वो थेल्स प्रमेय पे ही था। तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, वो थेल्स प्रमेय देखते हैं क्या है। तो मेरे बच्चे थेल्स प्रमेय सिर्फ कुछ नहीं, यदि दो हमारे सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके अंदर थेल्स प्रमेय लगती है। थेल्स प्रमेय लगती कैसे है कि उनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल मान लेते हैं, और इस ट्रायंगल में इस का नाम रख देते हैं, पंडित जी बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ABC नामकरण कर दिया। इस ट्रायंगल का नामकरण क्या हो गया, ABC। अब यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल, BC के पैरेलल एक लाइन हम यहाँ खींच देते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि BC के सामने एक पैरेलल खींचेंगे, अगर बिल्कुल बीचों बीच खींचेंगे
तो इसकी लेंथ की दोगुनी होगी, यानी कि अगर ये 5 होगी तो ये क्या होगी 10। लेकिन अगर बीचों बीच नहीं खींचते हैं, अभी यहाँ मैं बीचों बीच नहीं खींच रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच दी और इसका नाम रख दिया डी और एफ। अब यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, जिनको नहीं दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, एक तो ये छोटा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इसको यहां से निकाल के अलग रख लूं तो इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ए डी और एफ। एक आपको बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये यहां से ये पूरा का पूरा, ये अगर मैं इसको भी निकाल के अलग रख लूं तो ये त्रिभुज इस तरह से आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा ए बी और सी। अब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। अब समरूप कैसे हैं वो देखते हैं कि इसमें ये एंगल ए, ये एंगल ए, एक एंगल बराबर हो गया। दूसरा, अगर कोई हमारी 2 पैरेलल लाइन है और इनको तीसरी लाइन काटती है तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल थी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी, ये तीसरी लाइन इनको इस तरह से काट रही है, तो जितना एंगल ये होगा इतना ही एंगल ये होगा, यानी कि एंगल बी किसके हो जाएगा, एंगल डी के, यानी कि ये एंगल हो जाएगा हमारा इस एंगल के बराबर। समझ में आई बात। ये एंगल जब इस एंगल के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए, समरूप। अगर ये एक दूसरे के समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसकी भुजा क्या है हमारी, ए बी बटे, इसकी भुजा क्या है हमारी, इसकी बड़े वाले के ले लो, ए बी बटे ए डी, ए सी अपॉन ए एफ। इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इस भुजा के साथ अनुपात बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर 2 ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अब हम यहां से लिख सकते हैं, इसको मैं यहां से मिटा दूं, कि इस त्रिभुज के अंदर ए बी सी और यहां पर हो जाएगा हमारा डी और ये हो जाएगा ई। इस त्रिभुज के अंदर हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई लिख सकते हैं। पहली चीज निकल के आई। दूसरी चीज यहां से क्या निकल के आएगी, दूसरी चीज कि यहां पर दोनों तरफ से एक घटा दीजिए, तो ए बी बटे ए डी -1 बराबर ए सी बटे ए एफ -1। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए डी बटे ए डी बराबर ए सी माइनस ए एफ और बटे ए एफ। अब ए बी में से जब हमारा ए डी चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा हमारा डी बी, तो हम यहां पर लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे डी बी अपॉन ए डी। दिखाई दे रहा है, सॉरी, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डी बी अपॉन ए डी बराबर ई सी अपॉन ए। ये आ गई हमारी सेकंड निकल गए। फर्स्ट हमारी ये आई निकल गए, सेकंड हमारी ये आई निकल गए। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं मैं बता देता हूँ आपको, कि इधर के रेशो दे देगा आपको, बोल देगा कि ये रेशो हैं 1:3, यानी कि ए डी रेशो डी बी कितने हैं 1:3, और यहाँ पर लेंथ दे देगा कि इसकी लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ आपसे पूछेगा कि ये लेंथ कितनी होगी। अब रखते हैं इसमें कि ए डी की जगह क्या रखेंगे हम 1 और डी बी की जगह कितना रखेंगे हम 3, तो डी बी की जगह कितना रख देंगे 3 बटे ए डी की जगह क्या रख देंगे 1 बराबर ई सी की जगह क्या निकलेगा x
क्योंकि निकालना है। और ए ई की जगह कितने रख देंगे 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 या 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ है ये कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं थेल्स प्रमेय पे। ये होती है थेल्स प्रमेय कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो ये भुजा अपॉन ये भुजा, ये भुजा अपॉन ये भुजा, या इस तरह से भी आ जाएगा कि AD अपॉन पूरी भुजा AB, AE अपॉन पूरी भुजा AC, या इस तरह से भी आ जाएगा कि AD AB अपॉन AD, AC अपॉन AE। इस तरह से एक बार एक जोड़ देंगे तो तीसरे वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये होती है थेल्स प्रमेय, और इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन कि इस तरह से दे देगा आपको, एक ट्रायंगल दे देगा, ये रेशो दे देगा 4 और 5, ये रेशो दे देगा 18 और 18 नहीं 16 कर लो, और ये रेशो ये आपसे पूछेगा तो बताएं हो जाएगा 4 यूनिट 16 के, तो 1 यूनिट 4 के, तो 5 यूनिट किसके हो जाएगा गुणा 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर के। या इस तरह से भी कर सकते हैं 4/5, ये रेशो अपॉन ये रेशो बराबर ये रेशो अपॉन ये रेशो x, तो 4 चौक 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, या डायरेक्ट यहाँ से ही 4/20 के बराबर है तो 4/16 के बराबर है तो 5/20 के बराबर हो जाएगा 20 के। तो ये दोनों थे थेल्स प्रमेय और आपके सिमिलरिटी। अब इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और कितने इजी तरीके से अब हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और PQR। अब देखो ये क्वेश्चन कितने इजी रूप से आप कर सकते हो। ये ABC और दूसरा ट्रायंगल दे रखा है PQR, PQ और R, और ABC का जो क्षेत्रफल परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर। PQ का जो परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और इसकी PQR में जो है PQ कितने दे रखी है हमारी 10 सेंटीमीटर। तो हमसे AB की लेंथ पूछ रहा है कि AB की लेंथ कितनी होगी, AB की लेंथ पूछ रहा है कि ये लेंथ कितनी होगी, और दे रहा है कि दोनों के दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है समरूप। अब हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तब भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा x/10 बराबर परिमाप का अनुपात कितना हो जाएगा 36/24, 6 × 36, 6 चौक 24, फिर काट देंगे 2 से, 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 5, 5 × 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, यानी कि ये जो ये लेंथ है ये कितनी आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। जैसे ही हमने देखा कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो हमें पता है कि समरूप होने पर इनके दोनों भुजाओं के अनुपात इनके परिमाप के अनुपात के बराबर होगा। खेल खत्म। मेरे बच्चे, थोड़ा इंक डाल लेता हूँ इसमें। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि थेल्स प्रमेय और सिमिलरिटी अच्छी तरह से पढ़िए, क्वेश्चन मिनटों में खत्म होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज ABC दे रखा है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। अब त्रिभुज A, B और C दे रखा है और कह रहा है कि BC के पैरेलल है DE। यहाँ पर इसके पैरेलल यहाँ कोई लाइन है D और E, इसके पैरेलल है। और AD रेशो DB, AD रेशो DB जो दे रखा है वो दे रखा है 3:1, 3:1 दे रखा है। और EA 3.3 दे रखा है। और आपसे जो AC की लेंथ पूछ रहा है कि यानी ये लेंथ पूछ रहा है आपसे कि ये लेंथ कितनी हो गई, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो गई 3.3 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 1.1, तो 3.3 है और 1.1 है, तो आंसर आ जाएगा 4.4। थेल्स प्रमेय लगाई, क्वेश्चन खत्म। ये रेशो इस लेंथ के बराबर, ये रेशो इस लेंथ के बराबर, तो 3 रेशो 3.3 के, तो 1 रेशो किसके आ जाएगा 1.1 के, तो 1 रेशो की लेंथ कितने आ गई 1.1। अब हमसे पूरी लेंथ पूछ रहा है 3.3 यहाँ तक, 1.1 यहाँ तक, पूरी लेंथ क्या आ जाएगी 4.4। तो आपका ऑप्शन नंबर C मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक। बोलो राधे राधे। थेल्स प्रमेय और सिमिलरिटी से क्वेश्चन चुटकियों में खत्म होंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक लल्लू क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है
और उसमें एक कोण न्यून कोण हमारा 55 डिग्री का दे रखा है, दूसरा पूछा है। अब जैसे ही उसने बोला कि समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब कि इसमें एक 90 डिग्री तो होगा ही होगा। एक 90 डिग्री है, दूसरा 55 दे रखा है, 55 है ना, कितना दे रखा है भैया, 55 डिग्री है। तीसरा पूछ रहा है तो ऑटोमेटिक 35 ही हो जाना है, क्योंकि तीनों का सम तभी तो हमारा कितना आएगा 180। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। लल्लू क्वेश्चन था एकदम। समकोण त्रिभुज नाम आते ही पता चल गया कि इसमें एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री का होना ही होना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ये हम एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं भैया, जिसमें ए समकोण है, ये बी है और ये सी है। और बोल रहा है कि जिसका कोण है समकोण, दो अन्य समकोण त्रिभुजों की रचना के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है। यानी कि इससे हमें दो त्रिभुज बनाने हैं और दोनों ही त्रिभुज हमें समकोण बनाने हैं। तो कौन सी भुजा को हम जो समद्विभाजित करते, तो यहां से एक लाइन सीधी यहां पर लंब डाल दीजिए, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ये समद्विभाजित हो जाएगा। तो अगर हम किसी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री एंगल से कर्ण पर एक लंब डाल देते हैं तो वो उसको सामने दो बराबर भाग में भी तोड़ देता है और ये दो समकोण भी बना देता है। एक समकोण त्रिभुज ये बन गया और एक समकोण त्रिभुज ये बन गया। तो यहाँ आप देखोगे तो इस फिगर के अंदर टोटल हमें 3 समकोण त्रिभुज नजर आएंगे। एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, एक समकोण त्रिभुज ये हो गया और एक पूरा गांव की भाषा में साबत का साबत, ये जो है 3 समकोण त्रिभुज हो गए। और ये तीनों आपस में समरूप भी होते हैं। कोई क्वेश्चन आएगा इस पे तो मैं कराऊंगा कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। ये त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। ये त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। ये अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर मैं इसको करा दूंगा। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, तो कौन सी भुजा को हमें समद्विभाजित करना पड़ेगा, बी सी को समद्विभाजित करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उससे हमें 2 समकोण त्रिभुज बनाने हैं तो जो समकोण वाला शीर्ष है उससे सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है, उसको समद्विभाजित किया जाता है और समद्विभाजित करने के बाद ये 2 समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक लल्लू सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। अभी मैंने बताया समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो ये जो 3 हमें भुजाएं दे रखी हैं, इनमें जो भी पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगी वही हमारे होगी। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। अब यहाँ पहला ही ऑप्शन है 84, नेक्स्ट है 13 और 85। तो हम देखेंगे कि इन दोनों का स्क्वायर का योग कर देंगे और जो अगर वो इन स्क्वायर के योग के बराबर हो गया तो भैया यही समकोण त्रिभुज हो जाएगी, वरना अगला ऑप्शन देखेंगे। तो अब बात आती है इनका स्क्वायर करने की। तो स्क्वायर के लिए अभी शॉर्ट ट्रिक सीख लो भैया कि हमें 84 का स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16, कैरी कितना हो जाएगा 1। फिर 8 की गुणा कर दो 4 में, 8 चौक 32, फिर इस 2 में कर दो 32 दूनी 64 और 1 कैरी का है 65। फिर 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 64, 64 और 6 70, जो कैरी होके जा रहे हैं 6। तो इस तरह से 84 का जो स्क्वायर हो जाएगा 70 56 हो जाएगा। 13 का सबको पता ही है 169। 85 का इसी तरह से कर देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, कैरी हो जाएगा 2, 8 पंजे 40 दूनी 80 और 2 82, कैरी हो जाएगा 8, 8 8 64, 64 और 8 72। अब इनका सम करके देखते हैं। 9 और 6 15, 6 और 5 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 7, यानी कि ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। ये ही समकोण है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ट्रिक भी आपको पता चल गई होगी कि किस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी इस तरह की फिगर बनी हुई है भैया। ये फिगर है और इसके नाम लिख लेते हैं x, y और ये है z, और यहाँ से एक लाइन इस तरह से इसने खींच दी और यहाँ पर है m। अब क्या कह रहा है कि y z का मध्य बिंदु m है, यानी कि जितनी दूरी ये है इतनी ही दूरी हमारी ये है, ये दोनों आपस में बराबर है। और एंगल XMZ
एक्स एम जेड, यानी कि ये जो एंगल है ये आपका दे रखा है 32 डिग्री, 32 डिग्री का है। उसके बाद एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यानी कि ये जो ये एंगल है ये आपका दे रखा है 16 डिग्री का। तो आपसे पूछ रहा है एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा गया है कि इस एंगल को बताइए भैया कि ये एंगल कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, एक ही लाइन पे बने हुए एंगल, एक की लाइन पे बना हुआ एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर कोई सिंपल लाइन खींच दे तो इसके ऊपर बना हुआ पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। इस लाइन पे अगर मैं इस एंगल को पूरा कर दूं तो ये 180 डिग्री का बनना चाहिए था। 180 डिग्री में से 32 तो इधर बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 148 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया 148 डिग्री। अब सिर्फ मैं बात करने लगूँ सिर्फ इस त्रिभुज के बारे में, तो सिर्फ इस त्रिभुज के अंदर अगर मैं देखने लगूं तो तीनों त्रिभुजों का, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। 180 में से 148 ये है, 16 ये है, 32 की कमी यानी कि 16 डिग्री ये आ गया। तो ये आ गए 148, ये आ गया 16, ये आ गया 16। लेकिन हमें किसका निकालना था, हमें तो भैया ये निकालना था। हम निकाल रहे हैं इसको, तो इसको कैसे निकालेंगे कि ये 16 है, ये 16 है, इसका मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, नहीं ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगी। मैंने बताया था कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और उसके ये एंगल आपस में बराबर हैं, ये भी 45 है और ये भी 45 है, तो इसका मतलब ये भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। अब इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा ये 16 डिग्री है और ये 16 डिग्री है, तो कौन से भुजान के साथ बना रहा है ये, तो इसका मतलब कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो गई बराबर। अब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गई, ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो गई। अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गई तो अब अगर मैं इस त्रिभुज के अंदर बात करूं तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इनसे बने हुए कोण, ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। अब इस त्रिभुज में हम देखें तो थीटा प्लस 32 बराबर किसके होना चाहिए 180 डिग्री के। तो 2 थीटा प्लस 32 इक्वल 180, यानी कि 2 थीटा बराबर 148। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 74 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपका 74 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, देखता हूं भाई कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। तो सी पे हरि का नाम लेकर टिक लगा दीजिए और आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं अगली क्लास में हम करेंगे। अब आप पर थेल्स पर में भी आती है, अब आप पर सिमिलरिटी भी आती है। तो अगले जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही जल्दी वो क्लास थोड़ी छोटी हो जाएगी और जल्दी से वो ख़त्म कर देंगे। 2 क्लास में ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल को 2 क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 10वां क्वेश्चन इस बुक के अंदर। क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबी हैं, उसके परिवर्त का क्षेत्रफल बताइए। बताओ भाई, एक ये समकोण त्रिभुज है और इसकी संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और ये कितनी है 2 सेंटीमीटर है, और इसके परिवर्त एक हमने वर्त खींच दिया भाई, और इस वर्त का क्या बताना है, हमें क्या बता रहा है भाई, क्षेत्रफल निकालना है कि इस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इस समकोण त्रिभुज के परिवर्त बने हुए इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो भैया कैसे करेंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि समकोण त्रिभुज है और उसके परिवर्त कोई वर्त बना हुआ है तो उस परिवर्त की जो त्रिज्या होगी इसके कर्ण की आधी होगी। लेकिन ये रूल लगेगा सिर्फ किस पर, समकोण त्रिभुज पे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के लिए परिवर्त और अंतर्वर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला अलग होता है, समकोण के लिए
अलग होता है। तो समकोण के लिए परिवर्त का फॉर्मूला याद रखना कि यदि कोई समकोण दे रखा है तो उसका कर्ण निकाल लीजिए और उस कर्ण का आधा कर दीजिए, जो भी आधा आएगा उसके परिवर्त की त्रिज्या हो जाएगी। और परिवर्त की त्रिज्या हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है परिवर्त का, और वर्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए आर पता करनी है और आर जो होगी इसके कर्ण की आधी होगी। तो कर्ण हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हो। आगे आप इंटेलिजेंट हो ही पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे कि ए सी स्क्वायर भाई बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना दे रखा है 1.5, इसका स्क्वायर करेंगे 2.25 2.25 प्लस बी सी कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये आ जाएगा हमारा 6.25 ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना आ जाएगा हमारा ये 2.5, ए सी कितना आ जाएगा हमारा 2.5। और ए सी का आधा क्या होगा इसके परिवर्त की त्रिज्या होगी। तो आर जो बराबर हो जाएगी वो हो जाएगी ए सी बाई 2। ए सी की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2.5 और अपॉन 2, ये हटाएंगे दशमलव भी लग जाएगी, 5 से काट दो भाई, 5 पंजे 25, 5 चौका 20। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। एरिया क्या होगा, एरिया होगा वर्त का पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 पंजे 25 और बटे 4 चौक 16 आ रहा है कि 25/16। अच्छा पॉइंट में है, काट लो भैया। 16 एकम 16, 9 बच गए, 16 पंजे 80, कितने बच गए भाई 10, 16 छिक्कम 96, 8, 16 पंजे 80। तो आंसर आ जाएगा 1.565 पाई। है क्या कहीं 1.56? अरे कहीं भाई गड़बड़ हो रही, यहाँ पर काटने में गड़बड़ कर दी रे, खोपड़ी चल रही। 16 एकम 16, 9 बच गए, 16 पंजे 80, 10 बच गए, 16 छिक्कम 96, 4 बच गए, 16 दूनी 32, 8 बच गए, 16 पंजे 80 पाई। यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 1.5625 पाई। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और इस तरह से ये सवाल आज हमने कर लिए। कल हम दोबारा इसके बचे हुए सवाल करेंगे। थेल्स पर में आपकी समझ में आ गई होगी, सिमिलरिटी आपकी समझ में आ गई होगी। अभी कुछ रह रहे हैं जैसे कि बाइसेक्टर पर में है या फिर कॉन्ग्रुएंसी है, वो सब कल समझेंगे। और कल हम ज्योमेट्री में ट्रायंगल को ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय मेरे दोस्तों।